नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आप सबकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटी को कम टाइम में रैपिड रूप से रिवीजन कर रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ अगर आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इससे हम पॉलिटी को बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पॉलिटी की, हिस्ट्री की, साइंस की, बिहार एससीईआरटी की पीडीएफ को सार बना के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए गए, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीज़ें तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक है। ठीक है, जब हमारे संविधान का निर्माण हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान का क्या कर लिया गया था, अंगीकरण कर लिया गया था। 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, अपने संविधान को लागू किया था। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी 12 अनुसूची है। संविधान में भाग कितने हैं, तो आपके हमारे जो मूल संविधान में कितने भाग हैं, मूल संविधान में आपके 22 भाग है। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग है, वर्तमान में भी 22 भाग है। हमने अलग अलग चीज़ें जोड़ी हैं, तो कई बार काउंटिंग से उसको हम 25 भाग कह देते हैं। लेकिन जैसे भाग 9 तो 9 है, 9 में हमने भाग 9A जोड़ दिया, भाग 9B जोड़ दिया, लेकिन भाग तो 9 ही है ना, इसलिए हमें होते हैं हमारे संविधान में 22 भाग है। क्लियर हो गया। अनुसूची पहले 8 थी लेकिन अब 12 है। अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद हैं। इनके अंदर अलग अलग संशोधन करके हमने जोड़ दिया, जैसे 21A जोड़ दिया है, 19A जोड़ दिया है, लेकिन अनुच्छेद तो आज भी 395 ही है। अगर ऑप्शन में 395 तो आप यही टिक करिएगा। चलिए हमारे संविधान के भाग के बारे में, उनसे जुड़े अनुच्छेद के बारे में जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्पीड से रहेंगी क्योंकि सफलता सीरीज जो चल रही है तो उसमें सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अगर आपने अभी तक सफलता सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संविधान का भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 194, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कैसा संघ होगा, अविनाशी संघ, अर्थात किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। और हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। भाग दो में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का उल्लेख है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से। जैसे अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। आपको अमेरिका की तो नागरिकता लेनी ही पड़ेगी, इसके साथ साथ आप जिस राज्य में रहे उस राज्य की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख किया गया है। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि राज्य जब अपनी नीतियों का निर्माण करे तो नीति निर्देशक तत्वों को भी ध्यान में रखे। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अब जैसे पूछ लेगा अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में। आपके अनुच्छेद का एक अलग से वीडियो पड़ा है और फिर मैंने सारे अनुच्छेद डिस्कस किए थे, इसलिए उस क्लास को यहाँ पे अनुच्छेद डिस्कस नहीं करें, आप उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है। फंडामेंटल राइट हमने रूस के संविधान से लिए थे और फंडामेंटल राइट को हमने एक समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा था। हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं था। कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे जहाँ पे भी आपको जैसे 4 का दिख गया या 9 का, तो जो ऐसे जोड़े गए ये समझिए कोई ना कोई संशोधन के द्वारा जोड़े गए। भाग 5 में संघ का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से लेकर 51 के बीच में। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में। ये आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए, क्योंकि जब अनुच्छेद याद होते हैं तो आप आइडिया लगा पाते हैं किसका किसमें उल्लेख है। भाग 7 एकमात्र ऐसा भाग है जिसको हमने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया है।
एक्चुअली पहली अनुसूची में अपने राज्यों को हमने दो श्रेणी में बांटा था, ए बी सी श्रेणी में डिवाइड किया था। तो जो खास श्रेणी के अंतर्गत थी उसको हमने निश्चित कर दिया है। तो भाग 7 एकमात्र ऐसा भाग है जिसको निश्चित कर दिया जा चुका है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच में। भाग 9 में पंचायतों को उल्लेख है, अनुच्छेद 243 से 243 तक। भाग 9 खा में नगर पालिका का 243 से 243 जी तक नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। भाग 9 खा में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 244 से 244 का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आपके लिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे चर्चा में रहे, इसलिए पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। क्लियर हो गया? अब हम आगे देख लेते हैं। भाग 11, भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। भाई 11 दो लोग मिल गए ना, अब दो लोगों के बीच में क्या होगा? संबंध होगा। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है 245 से 263 तक। अब दो लोगों के बीच संबंध है तो आपको वित्त पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका किसी के साथ रिलेशन में चल रहे हो तो आपको चॉकलेट भी लेनी है, टेडी वेयर भी लेना है कि नहीं लेना? तो आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाग 12 में वित्त संबंधी अनुबंध और वाद का उल्लेख है। भैया पैसा भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, आपके बीच एक बॉन्ड भी होता है और आपके बीच लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर हमने कानूनी अधिकार बना दिया था। तो अनुच्छेद 300 का में किसका उल्लेख है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। अब भाई संपत्ति हो गई, इसके बाद आपको क्या हुआ? भाग 13 में राज्य के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, समागम। पैसा चाहिए तो पैसा आप कैसे कमाओगे? तो आपने कहा भाई पैसा कमाने के लिए हम व्यापार करेंगे। तो भाग 13 में किसका उल्लेख है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका 308 से 323 तक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं को उल्लेख किया गया है। भाई ये संघ और राज्य की अधीन सेवाएं कौन कौन सी आती है? जैसे आपको यूपीएससी आता है, आपके स्टेट पीएससी आता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके 315 में किसका उल्लेख है? 315 में आपके यूपीएससी का उल्लेख है। यूपीएससी के हेड कौन है? डॉक्टर मनोज सिन्हा यूपीएससी के हेड है। अनुच्छेद 312 में उल्लेख है कि राज्यसभा चाहे तो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। इस टाइम पे हमारे भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं काम कर रही हैं, IAS, IPS, IFS, ये 3 सेवाएं काम कर रही हैं। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। इसके बाद क्या होता है? भाग 13 के ई में क्या है? न्यायालय का उल्लेख है। 323 से 361 तक न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अब इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाग 10 में क्या होता है? भाग 10 में ST/ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 11 में 2 लोग मिले, अब 2 लोग मिले तो आपके पास एक संबंध बन गया ना, संबंध हो गया तो आपको वित्त चाहिए, संबंध चाहिए, अनुवाद चाहिए। इसके बाद 12 में आपको क्या हुआ? वित्त चाहिए, संबंध चाहिए कि नहीं चाहिए अगर आपका किसी के साथ संबंध है। 13 में अगर आपको वित्त पैसा चाहिए तो आपने कहा कि भैया भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे। अब जैसे आपने बिजनेस किया, बिजनेस में तो आपको पैसा दिखा नहीं, आपने यूट्यूब में रील्स देखी कि IAS बहुत पैसा कमा रहे हैं, आपने कहा कि ऐसा छोड़िए, भाग 13 हम क्या करेंगे कि IAS बनेंगे। अगर IAS नहीं बन पाएंगे तो हम न्यायालय में जाके जज बनेंगे, हम पैसा कमाएंगे। लेकिन जैसे आपने यूपीएससी के देखा तो आपको अपनी औकात समझ में है कि नहीं भाई यूपीएससी तो हमारे बस की बात है नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ? आपका भाग 15 में क्या हुआ? निर्वाचन का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 काम में निर्वाचन का उल्लेख है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 18वां लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी को होता है, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाचन आयोग के पहले हेड कौन थे? सुकुमार सिंह। निर्वाचन आयोग की पहली महिला हेड थी रमा देवी। निर्वाचन आयोग के इस टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। निर्वाचन आयोग ही क्या करता है? आचार संहिता को लागू करता है। 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने 7 चरणों में हो रहा है। क्लियर हो गया?
हमारी 17वीं लोकसभा चुनाव 16 जून 2014 को 16 जून 2024 को इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। इसीलिए 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ से, कोटा बूंदी राजस्थान से सांसद थे। चीज़ें अगर आपको नहीं याद तो ये सारे पॉइंट याद करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 में हमने कुछ वर्ग हैं जैसे SC ST के लिए, इन सब के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपका राजभाषा का अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 343 में कहा गया हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 350 में कहा गया कि मातृभाषा में हमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की जा रही। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में हमने अलग अलग टाइम पे संविधान संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा। जैसे 21वें संविधान संशोधन के दौरान हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था। 71वें संविधान संशोधन के दौरान हमने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा था। 92वां संविधान संशोधन के दौरान हमने 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। इसके बाद क्या होता है, 352 से लेकर 360 तक में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान है। भाग 18 में क्या है, भाग 18 में आपातकाल उपबंध का प्रावधान है। आपात के उपबंध हमने लिए कहाँ से, आपात के उपबंध हमने लिए जर्मनी से, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार का आपातकाल कर लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक भी बार नहीं लगा। 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 356 में राज्य आपातकाल या जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं उल्लेख किया गया है। 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपको भाग 19 में विविध विषयों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, ये अपने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके बाद क्या होता है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 369 से 392 में। इसके बाद आपके 393 से 395 में संक्षिप्त शीर्षक पाठ और निरसन का उल्लेख। 26 नवंबर 1949 को जो हमने 16 अनुच्छेद लागू किए थे, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 395 में भी किया गया है। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का अंगीकरण किया था। तो कौन से संविधान में किसका भाग का उल्लेख है और कौन से आर्टिकल हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। कल की क्लास में इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए। चीज़ें थोड़ी सी टफ लग सकती है लेकिन आपको याद करनी ही पड़ेंगे। सिलेक्शन देखिए सब चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो मेहनत करेगा, जो सिलेक्शन के लिए जी तोड़ त्याग करेगा, मेहनत करेगा, तभी सिलेक्शन होगा। वरना ऐसा कोई है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता है, ऐसा कोई है जिसे सफलता नहीं चाहिए, हर इंसान को चाहिए, लेकिन सफलता मिलती उसी को जो उसके लिए क्या करते, त्याग करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। तो बस पढ़ाई करते रहिए।